Hello students, I am Divya Kashyap from iWiz Education. As you all know that I am your chemistry expert और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक दैट इज कैटालिसिस। देखिए कैटालिसिस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए और आई थिंक आपको बेसिक आइडिया तो बिल्कुल होगा कि कैटलिस्ट होता क्या है। आपको पता है कि जो रिएक्शन होता है जैसे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी ने रिएक्ट करके ए बी बनाना है और इस रिएक्शन का एक सर्टेन रेट है, मतलब ये रिएक्शन होता है लेकिन इसको कुछ टाइम लगता है। तो अगर इस रिएक्शन में हम कोई सब्सटेंस इंट्रोड्यूस कर दे जो रिएक्शन पे कोई और इफेक्ट ना करे, सिर्फ रेट को इंक्रीज कर दे, मतलब ए बी बनने का टाइम जो है वो जल्दी हो जाएगा, ए और बी रिएक्ट करके फटाफट से ए बी बना देंगे, तो वो सब्सटेंस जो रेट को अफेक्ट कर रहा है और किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखिए कैटलिस्ट का मतलब है इट इज अ सब्सटेंस विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली उसका अफेक्ट पॉजिटिव ही रहता है, मतलब वो इंक्रीज ही करता है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैटलिस्ट रेट कम करने वाले नहीं होते। वी डू हैव द पॉइजन्स ऑल्सो, मतलब कैटलिस्ट पॉइजन्स भी होते हैं हमारे पास। तो अभी हम पॉइजन और प्रोमोटर की बात ना करते हुए हम एक बेसिक सी बात करते हैं कि कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है और उसकी खास बात यह है कि उसमें खुद में कोई परमानेंट चेंज नहीं आएगा। आप जैसा डालोगे रिएक्शन में, जितना डालोगे, जिस फॉर्म में डालोगे रिएक्शन के बाद आपको वो बिल्कुल वैसा ही मिल जाएगा। उसका काम है सिर्फ रिएक्शन कराना। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन कैटलिस्ट, दैट कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which affect the rate of reaction without undergoing any change in itself। ना तो उसके मास में चेंज आएगा, ना उसकी शेप में चेंज आएगा, ना उसके स्टेट में चेंज आएगा, कोई भी चेंज उसके अंदर नहीं आएगा और बल्कि हमारा जो रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। लेट्स से आपको पता है हेबर्स प्रोसेस, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, पता है आपको इस चीज़ का। अब जो ये हेबर्स प्रोसेस है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है जो इस रिएक्शन को फास्ट करता है, दैट इज आयरन। सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं, कितने तो रिएक्शंस हैं जहाँ पे कैटलिस्ट यूज होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट NO। और ले लेते हैं एग्जाम्पल, लेट्स से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और ये रिएक्शन कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसका मतलब ये आप देख रहे हो कि कितने सारे रिएक्शन हैं जो कि कैटलाइज्ड होते हैं, मतलब जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं, क्योंकि जो रिएक्शंस के होने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है और हम उनका प्रोडक्शन जल्दी करना चाहते हैं, उनका रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट कि कैटलिस्ट होते क्या है। बहुत से रिएक्शंस हैं जहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं। तो इन जनरल अगर हम कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो जो कैटलिस्ट होता है, जब कैटलिस्ट रिएक्शन कराता है, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, तो इट अंडरगोज ओनली अ टेम्पररी चेंज। इट अंडरगोज ओनली अ टेम्पररी चेंज। रिएक्शन के बाद वो वैसा ही हो जाता है जैसा आपने उसको यूज किया होता है। दूसरा जो कैटलिस्ट है, इट इज हाईली स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी कैटलिस्ट यूज कर दो, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर रिएक्शन के पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया बनाने के लिए हमें आयरन ही यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप NO यूज कर लो, ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज कर लो या कोई और चीज़ यूज कर लो, ऐसा नहीं होता। जो आपके पास कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब दे आर हाईली स्पेसिफिक। हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है और उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है रिएक्शन के ऊपर। लेकिन कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता। इट डजंट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। ना तो ये इक्विलिब्रियम को आप कह सकते हो रिएक्टेंट्स की तरफ शिफ्ट करता है, ना ये प्रोडक्ट्स की। हाँ, ये जरूर कर सकता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट जल्दी आ जाए। इट कैन अफेक्ट द रेट बट इट विल नॉट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, के रिएक्टेंट्स फेवर होंगे या प्रोडक्ट्स फेवर होंगे, ऐसा इसका कोई रोल नहीं है। इवन इट डजंट अफेक्ट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जो हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है उस पर भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है। और अब बात आती है कि जो कैटलिस्ट है उसका मेन इफेक्ट रहता क्या है, कैटलिस्ट का जो मेन इफेक्ट है वो रहता क्या है, या वो रेट को कैसे बढ़ाता है आप कह सकते हो। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपके पास +2 क्लास है, ठीक है, आपका यूनिट टेस्ट हो गया, लेट्स से 25 मार्क्स का आपका यूनिट टेस्ट हो गया। आपको बोला गया आपके टीचर ने कि जितने बच्चे 15 से ज़्यादा नंबर लेंगे वो पास हो जाएंगे और जो 15 से कम नंबर लेंगे वो फेल हो जाएंगे। समझे अब बात, आपका यूनिट टेस्ट है 25 मार्क्स का और 15 हमारे पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर 15 पासिंग मार्क्स हैं तो लेट्स से मैं आपसे कहती हूँ कि 10 बच्चे पास हो गए, आपकी पूरी क्लास में से 30 की स्ट्रेंथ है, 10 स्टूडेंट्स पास हो गए 30 में से, ठीक है। लेकिन अगर आपकी टीचर इन पासिंग मार्क्स को 15 से कम करके 12 कर देगी तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे ना। लेट्स से उस केस में हमारे पास जो स्टूडेंट्स पास हो गए वो 18 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से कैटलिस्ट भी काम करता है। देखिए कैसे, अब सपोज ये रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट्स को आपस में कोलाइड करना पड़ता है, तभी उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और उनके नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब कोलाइड करने के लिए मतलब कोलिजन होगी तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। अब कोलिजन करने के लिए रिएक्टेंट्स के पास एक आप कह सकते हो एनर्जी होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव कोलिजन कर पाएंगे। इफेक्टिव का मतलब ऐसी कोलिजन जिसमें एक्चुअली बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड उसके कारण बन भी जाएंगे। मतलब इफेक्टिव कोलिजन जो होगी उसके लिए रिएक्टेंट के पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो एनर्जी जो है, जो एनर्जी उसके अंदर होनी चाहिए, लेट्स से दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। उस एनर्जी को हम नाम दे देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफिकली देखते हैं, देखो सपोज ये रिएक्शन है, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना है, कोलाइड करने के लिए उनके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक ये पीक है, एनर्जी की पीक है, जैसे यहाँ पे मार्क्स का हमारा पासिंग मार्क्स था वैसे ही यहाँ हमारे पास एक मिनिमम एनर्जी है। अगर रिएक्टेंट के पास वो मिनिमम एनर्जी होगी तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा और इफेक्टिव कोलिजन्स कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ कितने सर्कल्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से मेरे पास 8 रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब 8 रिएक्टेंट्स में से लेट्स से अगर मेरी ये एनर्जी की वैल्यू इतनी है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, सो लेट्स से इस पीक को जो क्रॉस कर पा रहे हैं वो 8 में से सिर्फ 3 रिएक्टेंट ही कर पा रहे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं और प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ हम 3 बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारण ये एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए, ये जो पीक है इसकी स्लोप कम हो जाए, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर पाएंगे ना। अगर बाई चांस इस केस में 3 हुए, हो सकता है उस केस में 7 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर पाए। अब जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे उतना इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएंगे और उतना जल्दी आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि कोलिजन इफेक्टिव होंगी, ठीक है। तो ये जो पीक कम करने का काम है, ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम करने का काम है। जैसे यहाँ पासिंग मार्क्स कम करने का काम आपके स्कूल का था, आपके टीचर ने डिसाइड करना था। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसने करी, कैटलिस्ट ने। मतलब आप कह सकते हो कि जो कैटलिस्ट है वो रेट को कैसे इफेक्ट करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, it lowers the activation energy so that more and more reactant molecules can cross this energy barrier to cause effective collision। तो इस तरह से कैटलिस्ट काम करता है। मतलब कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी है आप लिख लीजिए, इट लोअर्स द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी सो दैट more and more reactant molecules can cross the energy barrier in order to cause effective collision and give rise to product. Hence, it helps in increasing the rate of the reaction. समझ गए आप? तो अब
आप कैटलिस्ट क्या होता है ये जान चुके हो, आप कैटलिस्ट की काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जान चुके हो, और ये रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से रेट को बढ़ाता है, ये भी आपको पता लग गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए कैटलिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। पहला तो डिवीजन हम वो कर रहे हैं जिसमें हम कैटलिस्ट का टाइप देख रहे हैं कि वो रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो एक टाइप तो हमारे पास है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या वो कैटलिस्ट के रिएक्शन के रेट को कम करते हैं। तो उस हिसाब से उनको हमने नाम दिया गया है प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स। जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं उनको तो हम क्या बुलाते हैं, प्रोमोटर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो आयरन था वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहा था, एंड मोस्टली जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते ही है। दूसरा हमारे पास क्या है, पॉइजन्स, जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं, एंड मोस्टली ये कोबाल्ट, आर्सेनिक एक्सेट्रा ऐसे कुछ आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैं जो एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह और वो रिएक्शन को पॉइजन करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिएक्शन का रेट तो हर रिएक्शन का रेट तो हम बढ़ाना ही चाहते हैं, कौन से रिएक्शन का रेट है जो हम कम करना चाहेंगे, उसको पॉइजन क्यों करते हैं हम। तो देखिए जब आपको एक कैलकुलेटिव प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, आप चाहते हो कि रिएक्शन इस स्टेज पे रुक जाए, इतना कैलकुलेटिव प्रोडक्ट हो, तो वहाँ हम पॉइजन्स का यूज़ करते हैं। सो आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा डिवीजन है हमारे पास कैटलिस्ट का, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट। वन इज होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड अदर इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, अब देखिए होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होता है जिसके अंदर कैटलिस्ट की सेम स्टेट है, जो कैटलिस्ट है उसकी सेम स्टेट है जो कि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और ये रिएक्शन कैटलाइज कौन कर रहा है, NO। इसके अंदर आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, NO भी गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो यहाँ पे ये सब एक ही स्टेट में प्रेजेंट है ना, कैटलिस्ट का वही स्टेट है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब ऐसे ही हेट्रोजीनियस, इसका मतलब इसका रिवर्स, जब कैटलिस्ट की स्टेट सेम ना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस, N2H2 आप कर रहे हो, NH3 बन रहा है और यहाँ पे आयरन की प्रेजेंस है। आप देखो N2 गैस है, H2 भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, लेकिन आयरन क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट सिस्टम बन रहा है। सो आई थिंक यू गॉट इट। तो ये हमारे पास डिविजन्स है, मतलब टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन के रिएक्शन के रेट को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ द कैटलिस्ट इन विच इट इज यूज्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस के, जो कैटलिस्ट है वो किस तरह से काम करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो होमोजीनियस होता है उसमें जो कैटलिस्ट है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का स्टेट बिल्कुल सेम रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले। लेट्स से CO प्लस O2 फॉर्म CO2 और ये कैटलाइज कर रहा है NO, सारे गैसियस स्टेट में। तो अगर हम होमोजीनियस कैटलाइज्ड सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं तो वहाँ पे मैकेनिज्म क्या रहता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो पहले किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बनाता है। तो आप कह सकते हो इसके मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट्स से NO इन दोनों रिएक्टेंट में से O2 के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाता है। लेट्स से इट फॉर्म्स NO2। ये जो स्टेप होता है ये रेट के अंदर स्लो स्टेप होता है। फिर ये जो NO2 है ये एक इंटरमीडिएट है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, दिस इज एन इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या करता है, आसानी से, देखिए रिएक्शन क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों आपस में इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो NO ने क्या किया, इसके साथ मिलकर एक इंटरमीडिएट बना लिया और अब ये इंटरमीडिएट इजीली और जल्दी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये बन गया आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और कैटलिस्ट आपके पास हो गया रीजनरेट। और ये जो स्टेप होता है दिस इज फास्ट इन रेट
तो इस तरह से इसका ये मैकेनिज्म होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कैटलिस्ट है इट कंबाइंस विद वन ऑफ द रिएक्टेंट टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट एंड देन दैट इंटरमीडिएट कैन इजीली कंबाइन विद द अदर रिएक्टेंट एंड फॉर्म द प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। सो आई थिंक यू गॉट इट। अब हेट्रोजीनियस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टेट जो है वो अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने हेबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास आयरन सॉलिड फॉर्म में था और सारे क्या थे, गैसेस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस सिस्टम का जो मैकेनिज्म है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो कैटलिस्ट होता है, ऐसे बना लेते हैं हम, लेट्स से हमारे पास कैटलिस्ट है, कि जो एक कैटलिस्ट होता है उसके पास कुछ फ्री साइट्स होती है। कैटलिस्ट के पास क्या होती है, कुछ फ्री साइट्स होती है। ये हम लिख लेते हैं, इट पोजेस फ्री साइट्स। कैटलिस्ट पोजेस सम फ्री साइट्स। अब क्या रहता है कि जो रिएक्टेंट्स है, लेट्स से आपके पास रिएक्टेंट थे ए और बी, कैटलिस्ट हो गया सी और प्रोडक्ट चाहिए हमें ए बी, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये पहले कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज कर जाते हैं, मतलब वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कैटलिस्ट के पास फ्री साइड्स है, रिएक्टेंट्स डिफ्यूज टू फ्री साइड्स प्रेजेंट ऑन कैटलिस्ट सरफेस, लेट्स से वो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। देन दे गेट एड्सॉर्ब्ड। फिर ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ए एंड बी, दे गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फ्री साइट्स अवेलेबल ऑन द कैटलिस्ट। लेट्स से ये एड्सॉर्ब हो गए, ठीक है। फिर क्या होता है, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। जो रिएक्टेंट्स लगे उनके बीच में क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन, इनके बीच में बन गया बॉन्ड। एंड देन व्हाट हैपन, देन डिसऑर्प्शन अकर। डिसऑर्प्शन क्या होता है कि एड्सॉर्ब हुआ हुआ सब्सटेंस रिमूव हो जाता है। तो क्या आपके पास क्या हो गया, डिसऑर्प्शन से ए बी अलग हो गया और कैटलिस्ट फिर से अलग हो गया, अपनी फ्री साइड्स अलग हो गई, एक दूसरे से ये दूर हो जाते हैं, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, कैटलिस्ट अलग हो जाता है और कैटलिस्ट इज नाउ अगेन फ्री टू अकोमोडेट मोर रिएक्टेंट्स टू कॉज द रिएक्शन हैपन। तो इस तरह से रहता है कि पहले कैटलिस्ट के पास फ्री साइड्स, रिएक्टेंट डिफ्यूज हो जाते हैं उसके सरफेस पे, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, एड्सॉर्प्शन के बाद उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाता है, रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल हट जाता है, डिसऑर्प्शन हो जाती है एंड इट बिकम्स फ्री टू एड्सॉर्ब अदर रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलाइज्ड सिस्टम बेस्ड ऑन मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। देखिए कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आप कर चुके हो। कैटलिस्ट की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आप कह सकते हो कि आप कैटलिस्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हो। मतलब दो आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी होती है, वन इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट एंड अदर इज द सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। अब देखिए एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट का क्या मतलब है, एक्टिविटी का मतलब क्या है, कैटलिस्ट का क्या एक्टिविटी होता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब है कि कितनी उसकी एबिलिटी है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को कितना बढ़ा सकता है। दिस इज व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। और सिलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट का मतलब है कि आपको पता है कि जो कैटलिस्ट है उसका नेचर सिलेक्टिव है, मतलब हर रिएक्शन पे उसका एक अलग ही तरह का इफेक्ट है, या तो इफेक्ट है या इफेक्ट नहीं है, और अगर इफेक्ट है तो अलग अलग रिएक्शंस पे अलग अलग तरह का इफेक्ट है। मतलब जो कैटलिस्ट है दैट इज हाईली स्पेसिफिक, उसका एक अपना पाथ है प्रोडक्ट बनाने का और हर रिएक्शन को पे उसका असर जो है वो अलग है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो देखिए एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक्टिविटी ऑफ मीन्स एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि H2 और O2 जब आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, बट इफ वी टेक प्लैटिनम तो ये इसके रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और ये रिएक्शन काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो ये एबिलिटी ही है ना प्लैटिनम की कि उसने रेट को फास्टर कर दिया। तो कौन सा कैटलिस्ट कितना फास्ट कर पाएगा, वो उसकी एक आइडेंटिफाइंग प्रॉपर्टी है कि वो उसकी एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। नाउ सिलेक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को आप तीनों में रिएक्ट कर रहे हो, पर तीनों केस में हमने कैटलिस्ट अलग लिया है। अब देखिए, अगर आप निकल लेते हो तो यू गेट मीथेन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इसका एक अलग पाथवे है रिएक्शन कराने का। अगर आप कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड लेते हो तो आपके पास आ रहा है मीथेनॉल, और अगर आप अकेला कॉपर ले रहे हो यू आर गेटिंग मीथेनल, दैट मीन्स एनएल्डिहाइड। तो आप देखो रिएक्टेंट सेम है, लेकिन कैटलिस्ट बदलने से जो प्रोडक्ट है वो हमारा बदल रहा है, क्योंकि हर कैटलिस्ट का एक अलग पाथवे है रिएक्शन कराने का, और तभी उससे जो प्रोडक्ट है वो अलग तरह का मिलता है। तो समझे आप? तो दिस इज व्हाट इज सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, की जो कैटलिस्ट का इफेक्ट है वो हर रिएक्शन पे सिलेक्टिव है, अलग तरह का है, और आपको शायद इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ भी आ गया। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो विद दिस वी फिनिश आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ कैटालिसिस, जिसके हमने अंदर कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स करे, हमने कैटलिस्ट की टाइप्स करी, हमने मैकेनिज्म पढ़े कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फॉर्म में, और हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी, दैट इज एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो इसको आप यहाँ तक करो। मिलते हैं हम नए वीडियो में, जिसके अंदर हम एक बायो कैटालिसिस मतलब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।